जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कर्मापत आईएएस में। आज हम देखेंगे कि कैसे चाइना और टर्की मिलकर बांग्लादेश का यूज कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट खड़े होने में। चाइना, बांग्लादेश और टर्की एक नेक्सस क्रिएट कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट जब भी कंफ्लिक्ट हो तब यूज करने के लिए। आज हम ये भी देखेंगे कि क्या इंडिया 3.5 फ्रंट वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये देखते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक समझने के लिए मैं एक एक करके चाइना और बांग्लादेश और टर्की और बांग्लादेश का पूरा एंगल समझाऊंगा ताकि हम समझ सके कि ये लोग कैसे इंडिया के अगेंस्ट एक नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश जो है वो अपना एक एयरबेस को अपग्रेड करना चाह रहा है। वो एयरबेस का नाम है लाल मोनिर हाट एयरबेस। बट इससे हमें क्या दिक्कत होगी? जो एयरबेस है वो बांग्लादेश के अंदर है, तो फिर इंडिया को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बट सी, अब हम अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये जो एयरबेस है वो सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पे है इंडिया की बॉर्डर से। और मेन सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली वो है कि ये एयरबेस सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स की दूरी पे है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है पहले ये समझते हैं। तो ये देखिए, ये जो है हमारा जो इंडिया है वो पूरा लेंथ और ब्रेथ दोनों में बहुत ही ज़्यादा वाइड है और हाइट भी बहुत ज़्यादा है। बट एक इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी कमजोरी है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो हमारा जो ब्रॉडन एरिया है वहाँ से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उसको कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा रास्ता है। जस्ट सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक छोटा सा रास्ता है जो कि इंडिया का जो सेंट्रल एरिया और वेस्टर्न एरिया और नॉर्थर्न और सदर्न एरिया है उसको कनेक्ट करता है ईस्टर्न एरिया से। जनरली इसको समझने के लिए लोग एक बहुत ही ना समझा हुआ एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट एरिया के साथ। हमें कभी भी हमारा किसी भी एरिया को मेनलैंड या फिर एक अलग हिस्सा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो अंडमान निकोबार आइलैंड हो या फिर लक्षद्वीप हो। सभी के सभी एरियाज मेनलैंड एरिया में ही गिने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि ये जो एयरबेस है वो आप देख सकते हैं कि कैसे बाउंड्री के पास है, इंटरनेशनल बाउंड्री के पास। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ से बहुत ही कम दूरी पे है। बट फिर भी अगर बांग्लादेश इतने सालों में कुछ नहीं कर रहा, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, हमारे बॉर्डर्स के पास कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, तो हम इसके अगेंस्ट में अभी क्यों खड़े हैं? तो इसी आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए हमारे वीडियोस को और बेल आइकन पर क्लिक करिए। वी नीड योर हेल्प, वी नीड योर ट्रस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। आप ये वीडियो सबसे पहले एक बार देख लीजिए। ये वीडियो तब का है जब मोहम्मद यूनुस चाइना के विजिट पे थे और वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ भाषण दिया था इंडिया के अगेंस्ट में। सी 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. तो सी, आपने देखा होगा कि कैसे मोहम्मद यूनुस क्लियरली चाइना को इनवाइट कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश में आइए, हम ही अकेले यहाँ के गार्डियन हैं। ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? यहाँ पे आपने सुना होगा कि इंडिया के 7 सिस्टर्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे स्टेट्स है उनका क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप ये बात को समझते हैं तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस चाइना को बोल रहा है कि आप चाइना में से बांग्लादेश में आइए और हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं उसको तोड़ दीजिए। ये क्लियरली डॉग विसल है बांग्लादेश की तरफ से कि आप चाइना में आइए, हम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट देंगे इंडिया के अगेंस्ट खड़े होने में। जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से इंडिया के अगेंस्ट में पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाया जा रहा है बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के द्वारा। तो आगे देखते हैं ये जो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। एयरबेस जो है वो 1931 में बर्मा कैंपेन के लिए ब्रिटिश लोगों ने ये पूरा का पूरा एयरबेस बनाया था और ये एयरबेस इनएक्टिव है सिंस बांग्लादेश लिबरेशन इन 1971 से ये एयरबेस का कोई भी यूज़ नहीं किया है बांग्लादेश ने। बट फिर भी अभी वो लोग डेवलप करने का सोच रहे हैं। बट हमें इससे दिक्कत ये है कि ये जो एयरबेस अपडेट किया जा रहा है उसमें वो लोग हेल्प ले रहे हैं चाइना की। हम लोग चाइना को जानते हैं कि वो कैसे अपने पैसों के जाल में छोटे छोटे कंट्रीज को फंसा देता है और फिर वहाँ पे वो पूरा कंट्रोल कर लेता है। इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अगर चाइना आ जाता है इट विल बी अ डिजास्टर फॉर इंडिया। हम लोग इसको इसीलिए ओपोज करना है क्योंकि ये जो एयरबेस है उसको यूज़ किया जाएगा इंडिया के अगेंस्ट इन ड्यूरिंग एनी कन्फ्लिक्ट। हमारे एक जियो स्ट्रेटेजिस्ट हैं ब्रह्मा चलने करके, वो कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश यहाँ पे फुल एक्सेस नहीं भी देता है चाइना को, फिर भी ये एयरबेस को चाइना यूज करेगा टू कंडक्ट एरियल सर्वेलेंस एंड रिकॉनिसेंस। चाइना जो है हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट्स पे और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान रखाए बैठेगा ये एयरबेस को यूज करके। अगर बांग्लादेश अपने एयरबेस को यूज नहीं करने देता इन टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट, या फिर
चाइना को वो अपने पैसे भी दे देता है, फिर भी हम बांग्लादेश को जानते हैं कि वो उसको इंडिया के अगेंस्ट में इन टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट ज़रूर यूज़ करने देगा। बट कैसे? वो अपने रडार्स, वो अपने इंस्टॉलेशन से हम पे ध्यान रखेंगे और इंफॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे चाइना को। चाइना जो है वो बांग्लादेश का बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर है। जैसे कि इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर रशिया है, वैसे ही बांग्लादेश का चाइना है। इससे ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश के अंदर। ये लोग बहुत सस्ते में अपने एयरक्राफ्ट दे देंगे, अपनी इक्विपमेंट्स दे देंगे, जो कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर चलेंगे नहीं। बट इससे होता क्या है कि युद्ध के टाइम पे, कोई भी कन्फ्लिक्ट के टाइम पे वो उस जगह का यूज़ कर सकते हैं। ये भी अभी न्यूज़ में आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो चेंगडू J-10C एयरक्राफ्ट जो हैं, जो कि हमने अभी पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट उनके गिराए हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है हमने कितने एयरक्राफ्ट, कौन से एयरक्राफ्ट गिराए हैं, बट डेफिनेटली चाइना के J-10C एयरक्राफ्ट हैं वो हमने गिराए हैं। और शेयर मार्केट्स में उसका पूरा का पूरा दिख गया है कि कैसे हम लोगों ने उनके शेयर्स गिरा दिए हैं। और वही एयरक्राफ्ट बांग्लादेश अभी खरीदने की सोच रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी युद्ध होगा तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों के पास एक जैसे एयरक्राफ्ट होंगे, एक जैसे इक्विपमेंट्स होंगे। इससे तीनों को एक कम्युनिकेशन में आने में बहुत ही फायदा होगा। जब भी युद्ध होता है तो सबसे पहले अटैक उनके रडार्स और उनके जो ग्राउंड इंस्टॉलेशंस होते हैं वहाँ पे किया जाता है। बट जब चाइना अपने रडार्स जो हैं, अपने इंस्टॉलेशंस हैं, उसको भी प्रोवाइड कर सकता है फ्यूचर की कोई भी जो इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट होगी उसके अंदर। दूसरा चीज़ यह है कि फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के पास 50 एयरक्राफ्ट हैं चाइनीज़, और हम वो 50 के 50 को ख़त्म कर देते हैं, बट फिर भी हम लोग एक नेगेटिव पॉइंट पे होंगे। क्यों? हम लोग ख़त्म तो कर देंगे उनकी एयरफोर्स, बट चाइना जो है वो आगे सप्लाई जब भी कर देगा बांग्लादेश को, तो उनके पायलट्स को वो एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग पूरी की पूरी मिली होगी। दे कैन प्रोड्यूस मैन पावर डिस्पाइट देम नॉट हैविंग द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उन्हीं के पायलट्स हमारे अगेंस्ट में यूज़ होंगे। और जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं, ये हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना और बांग्लादेश के अंदर जो बैलेंस था अभी इंडिया के साथ, वो मिटा दिया गया है और बांग्लादेश क्लियरली चाइना की तरफ झुक गया है। ना ही सिर्फ डिफेंस में, बट चाइना वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है कि कभी भी बांग्लादेश कंगाल हो सकता है और चाइना वहाँ के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेक ओवर कर सकता है। आगे देखते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है? हमने देखा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ पे सिर्फ 22 किलोमीटर का हमारे पास स्ट्रेच है। जब भी कन्फ्लिक्ट होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली दे विल ट्राई टू अटैक। हमने 2017 में भी देखा था, जब भी डोकलाम इशू हुआ था तो भूटान की जमीन के अंदर चाइना आके खड़ा रह गया था एंड वी हैड टू गो टू हेल्प भूटान। बट इंडिया इसका एक अलग रूट देख रहा है अभी बांग्लादेश को बाईपास करने के लिए। तो वेस्ट बंगाल से हमारा जो पोर्ट है, वहाँ से हम म्यांमार के अंदर एक पोर्ट को साथ हमारा कनेक्शन करने की ट्राई कर रहे हैं। वो पोर्ट से हम कालादान रिवर से आगे जाएंगे और वहाँ से हाईवे से बढ़ के हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स हैं उनके साथ हम कनेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। हम हमारे अभी नॉर्मल टाइम्स में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम ये कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट को बहुत टाइम से डेवलप कर रहे हैं और हम अभी इसको यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। दूसरा एंगल देखेंगे हम टर्की का बांग्लादेश के अंदर। हम सोच रहे होंगे कि चाइना हमारा सबसे बड़ा एनिमी है और वो बांग्लादेश को एयरबेस क्रिएट करके देगा तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। सही है, बट चाइना से भी ज़्यादा, ये बात याद रखना, चाइना से भी ज़्यादा हमें टर्की अभी परेशान कर रहा है। क्यों और कैसे? चाइना जो है ना वो बहुत ही एक बड़ी गेम खेल रहा है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश को प्रोवाइड करें और मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें, बट उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो अर्दोगन है ना, जो टर्की के प्रेसिडेंट है, वो वहाँ की जनता को, बांग्लादेश की पब्लिक को रेडिकलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो उस काम में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। चाइना अपने इक्विपमेंट्स देगा, हम उसको तबाह कर सकते हैं, बट वो मैन पावर का क्या, वो पब्लिक का क्या जो इंडिया के अगेंस्ट में आके खड़ी हो जाए। तो आगे देखते हैं। टर्की बेस्ड ग्रुप इन बांग्लादेश सर्कुलेट्स ग्रेटर बांग्लादेश मैप शोइंग इंडियन टेरिटरी। टर्की का एक एनजीओ, वो एक बांग्लादेश के एक ग्रुप है जिसका नाम है सल्तनते बांग्ला, उसको बैक कर रहा है। और वो जो ग्रुप है, इस्लामिस्ट ग्रुप बांग्लादेश के अंदर, वो एक मैप को सर्कुलेट कर रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के नाम से। तो ये मैप के अंदर क्या है वो हम आगे देखते हैं। तो जो टर्की का एक एनजीओ है वो बैक कर रहा है सल्तनते बांग्ला को, जो कि
मैप सर्कुलेट कर रहा है ग्रेटर बांग्लादेश का। ये जो एनजीओ है वो टर्की की पॉलिटिकल एर्डोगन की जो पॉलिटिकल पार्टी है ए पार्टी ऑफ टर्की, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन में है। और बांग्लादेश जो है उसको पाकिस्तान की तरह ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वहाँ की पब्लिक को रेडिकलाइज किया जा रहा है पाकिस्तान के नक्शे कदम पर। ये जो मैप्स जो सर्कुलेट किए गए हैं वो कहाँ पे किए गए हैं, तो वो जनरली सर्कुलेट किए गए हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे यूथ और स्टूडेंट्स हो। किसी भी कंट्री के साथ रिलेशन बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारा बांग्लादेश के साथ एक कल्चरल टाई है जिसको कोई भी ना नहीं बोल सकता। अगर वो ही यूथ और वो ही उनके स्टूडेंट्स जो कि यंग होते हैं, उनको अगर रेडिकलाइज किया जाए, उनको अगर बोला जाए कि आपको इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा होना है, देन इट विल टेक डिकेड्स टू इंप्रूव दैट रिलेशन। आप सोचिए, एक छोटे 15 साल के बच्चे को बताया जाता है कि इंडिया आपका दुश्मन है, इंडिया आपको तबाह कर सकता है, इंडिया के जो लोग हैं आप उसके अगेंस्ट में हमेशा से खड़े हैं और आप उसके अगेंस्ट में हमेशा से काम कर रहे हैं। तो वो जो यूथ है वो डेफिनेटली लेट्स से नेक्स्ट 50 से 60 साल तक इंडिया के अगेंस्ट में ही रहेगा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को यहाँ पे रेडिकलाइज करके ब्रेन वॉश करके इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा किया जा रहा है। तो ये जो मैप है ग्रेटर बांग्लादेश का, उसमें बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया के स्टेट्स जैसे कि बिहार, झारखंड, डेफिनेटली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न साइड में हमारे साथों के साथों जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसको ये मैप में इंक्लूड किया गया। मैं आपको वो जो मैप है वो डेफिनेटली नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज सी इट इज़ अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया कि ऐसा कुछ भी मैं आपको दिखाऊं। बट आप सोचिए कि इतना ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है कि दिस इज़ ग्रेटर बांग्लादेश, और आपका फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सभी के सभी एरियाज़ को बांग्लादेश में मर्ज करवाना है। आप ये मेंटालिटी को सोचिए जहाँ पे यूथ के अंदर ये जहर भरा जा रहा है कि आपको इंडिया के अगेंस्ट खड़ा होना है, इंडिया को तबाह करना है, इंडिया को बांग्लादेश के अंदर मर्ज करना है। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नहीं बट म्यांमार के भी कुछ एरियाज को ये मैप के अंदर इंक्लूड किए गए। जैसे कि हम जानते हैं कि अराकन एरिया जो है उसको भी म्यांमार के अंदर जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप है उसके अंदर इंक्लूड किया गया। टर्की जो है ना वो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे ये पूरा का पूरा जहर सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर फैला रहा है, उनके कॉमन पब्लिक को गुमराह कर रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट आपको ये स्टेप्स लेने हैं। और इन दोनों को सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन ला रहा है, तो हम जानते हैं वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो दोनों बांग्लादेश और टर्की को ज़्यादा क्लोजर लाने की कोशिश कर रहा है। टर्की हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में रिसेंटली जो हुआ उसमें पाकिस्तान को हेल्प की विथ मिलिट्री सप्लाईज, और पिछले हम कई समय से देख रहे हैं जब से यूनुस वहाँ की कंट्री को संभाल रहे हैं तब से टर्की ने भी वहाँ पे मिलिट्री सप्लाईज करना स्टार्ट कर दिया है। एक आप कॉमन चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर टर्की हो, वो हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए बांग्लादेश का यूज़ कर रहा है। इंडिया की सिर्फ और सिर्फ एक कमज़ोर कड़ी है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और वहाँ पे पूरा का पूरा जोर लगाया जा रहा है। हमारी जो मणिपुर में कन्फ्लिक्ट चल रही है वहाँ पे भी चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है इंडिया का, वो उसको इंडिया से अलग करने की ट्राई की जा रही है इन तीनों या लेट्स से इन चारों के द्वारा। तो ये जो मैप्स हैं इन वेस्टर्न साइड ऑफ बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं ये मैप में इंक्लूड किए गए थे। बट टर्की ऐसा क्यों कर रहा है? मैं इससे पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि टर्की को एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा सदमा लगा है जब से इंडिया ने आईमेक कॉरिडोर का अनाउंसमेंट किया ड्यूरिंग G20 समिट इन इंडिया। ये कॉरिडोर टर्की को बाईपास कर देता है ट्रेड के समय पे, और वही जो है वो टर्की को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली हर्ट करेगा। तभी से आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर इजराइल में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, और जब इजराइल की कन्फ्लिक्ट अभी थोड़ी शांत होने के कगार पर है तभी इंडिया और पाकिस्तान के साथ कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई, जहाँ पे टर्की ने अपने शिप्स भी भेजे थे और अपने एयरक्राफ्ट भी भेजे थे जिसमें उन लोगों ने वेपन्स सप्लाई किए थे पाकिस्तान को। डेफिनेटली टर्की ट्राई कर रहा है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करा जाए, इंडिया का ये जो कॉरिडोर है उसको सक्सेसफुल ना होने दिया जाए। टर्की के अगेंस्ट में इजराइल ने भी अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि प्लीज आप टर्की को नाटो में से निकालिए। बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज कंट्री बन चुकी है अभी टर्की की गवर्नमेंट अर्डोगन के अंदर, और इंडिया टर्की को मिलिट्री एक्शन उन पे अभी नहीं ले रहा है जब उन लोगों ने सप्लाई किया, बिकॉज हम लोग एक ब्लॉकेड क्रिएट कर सकते थे जब हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ताकि कोई भी वेपन सप्लाई पाकिस्तान से ना हो, पाकिस्तान को वो ना दे पाए। बट इंडिया वो नहीं कर सकता था बिकॉज टर्की इज अ पार्ट ऑफ नाटो। नाटो का एक रूल है कि जब भी कोई कंट्री नाटो कंट्री के ऊपर हमला करता है तो सभी की सभी कंट्रीज वो जो अटैक हुई है कंट्री उसके मदद में आ जाएगी।
नाटो में यूएस भी है, यूके भी है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी है। तो इसीलिए इंडिया अभी ज़्यादा उनके ऊपर मिलिट्री एक्शंस नहीं ले पाया एंड दिस इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टर्की को नाटो में से हटा दिया जाए। बट इंडिया के लिए एक खराब समय चल रहा है बिकॉज जो ट्रम्प है वो अभी टर्की के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ा रहा है। उनके ऊपर अभी रिसेंटली सैंक्शंस जो लगाए गए थे वो भी कम करने का ट्रम्प ने बोला है। ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके बहुत सारे रीजंस हैं एंड वन ऑफ दिस इज रशिया। खुल के ये बात मैं कभी भी नहीं बोलूँगा बट डेफिनेटली रशिया का बहुत बड़ा हाथ है ट्रम्प के बिहेवियर को। अभी जो ट्रम्प का बिहेवियर है उसका एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है रशिया। तो आगे देखते हैं। हमारे जो जनरल बिपिन रावत थे वो आज से 7 से 8 साल पहले एक क्लियर वर्ड बोलते थे कि 2.5 फ्रंट वॉर इंडिया को लड़ना पड़ेगा। चांसेस है कि 2.5 फ्रंट वॉर हो सकता है। ये 7 से 8 साल पहले हमारे जनरल बिपिन रावत बोल के गए हैं। इसका क्या मीनिंग है तो आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रंट खुला रहेगा पाकिस्तान के साथ, एक फ्रंट हो सकता है चाइना के साथ और जो आधा फ्रंट है वो है इनसाइड इंडिया। बट अभी हम बात कर रहे हैं 3.5 फ्रंट की। तो क्या है ये 3.5 फ्रंट? जब जनरल बिपिन रावत थे तो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना जी प्राइम मिनिस्टर थी और तभी बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस थे। बट जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत ही खराब हो चुके हैं। इसीलिए पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश 3 फ्रंट्स यहाँ से ओपन हो सकते हैं और हाफ फ्रंट जो कि इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया के अंदर रह रहे हैं। हमारे मिनिस्टर ने बोला है कि एटलीस्ट 2 करोड़ 200 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर रह रहे हैं अभी। दिस इज वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। इंडिया को अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ये सभी के सभी इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालने की। आप सोचिए 2 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 1% अगर इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हो जाए तो भी जो ये हाफ फ्रंट वॉर है वो इंडिया को एक नेगेटिव पॉइंट पे आके खड़ा कर देगा, इंडिया को डिस्टेबलाइज कर देगा ये हाफ फ्रंट एंड दैट टू ड्यूरिंग अ कन्फ्लिक्ट। एक कन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि 1, 2 और 3 फ्रंट पे जो कन्फ्लिक्ट चलेगी तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हाफ फ्रंट को संभालने में। बट इंडिया इसके लिए बहुत सालों से तैयारी कर रहा है। सी जब हमारे जनरल बिपिन रावत थे तो उन्होंने बोला था कि वी आर रेडी फॉर 2.5 फ्रंट वॉर। चाइना और पाकिस्तान को संभालने के लिए हम रेडी हैं। हाफ फ्रंट है उसको भी हम अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं हाफ फ्रंट को निकालने के लिए। अगर आपको पता हो तो अमित शाह ने क्लियरली गाइडलाइंस दी हैं जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। उन्होंने बोला है कि सभी स्टेट्स को यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं उनको इकट्ठा करिए और वहाँ से निकालिए। तीसरे जो हमारा जो फ्रंट है बांग्लादेश उसको भी हम अभी काउंटर करना स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आपको पता हो तो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हमारी आर्मी ने एक्सरसाइजेस की थी। यहाँ पे ये वाले एरिया में हमारी जो बीएसएफ है वो भी अपने नेवल जो एरियाज है वहाँ पे भी अपनी ड्यूटीज़ बढ़ा रहे हैं। और मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है जो कि एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं वो उन्होंने म्यांमार के अरेकन आर्मी के साथ मीटिंग की थी। उन्होंने बोला था कि प्लीज़ आप लोग मर्ज हो जाइए, ये वाले एरिया में देखिए आप लोग एक ग्रुप बन के पूरा काम करिए। और हमारे जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स उन लोगों ने बोला था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था कि मिजोरम के चीफ मिनिस्टर वहाँ पे जाके मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ये जो काम है वो करें। बट डेफिनेटली सी एक ब्यूरोक्रेट वो भी वहाँ के जो गवर्नर हैं वो भी हमारे जो दिल्ली है वहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं। हमारी जो आर्मी है वहाँ पे पोस्टेड है और उनके रहते हुए अगर ये चीज़ हुई है तो डेफिनेटली समथिंग बिग इज गोइंग ऑन। मिजोरम की म्यांमार की जो अरकन आर्मी है उनके साथ हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं। वहाँ की जो जनता आर्मी है उनके साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। और क्या पता हमारे मिजोरम को, मेघालय को, त्रिपुरा को फ्यूचर में थोड़े से बीटीज का मजा लेने का चांस भी मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं आज का टॉपिक खत्म करता हूँ और यह है हमारा प्यारा भारत। अगेन आई विल बी सेइंग कि इट इज़ ड्यूटी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया कि इसको हम फिर से सोने की चिड़िया बनाए। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।